अब हम पढ़ेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट की और ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड में असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन असेट्स को छोड़ देना है जो मैंने तुमको लिखवाई थी और बताई थी कि भाई ये असेट ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके अलावा जितनी भी असेट है वो ट्रांसफ़र हमें करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ मशीन है, फर्नीचर है, फर्नीचर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी ट्रांसफ़र हम कर देंगे। गुडविल है, गुडविल ट्रांसफ़र हो गई। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उन असेट्स को छोड़ के जितनी भी असेट्स हैं सभी को हमें ट्रांसफ़र करना है। मैंने कुछ असेट ले लिए ना, ऐसे ही जो लायबिलिटीज़ मैंने लिखाई है उन लायबिलिटीज़ को छोड़ के अदर लायबिलिटीज़ भी हमें क्रेडिट साइड के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। और कौन सी? एक्सटर्नल। जैसे बाई क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाई बिल्स पेबल, बाई बैंक लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाई आउटस्टैंडिंग्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाई ओवरड्राफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट के बाद बाई पार्टनर रिलेटिव लोन, पार्टनर लोन नहीं बेटा, एक वर्ड लिखा है मैंने पार्टनर रिलेटिव लोन, तो पार्टनर के रिलेटिव का लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे पार्टनर के वाइफ का लोन है, पार्टनर के फादर का लोन है, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि इसका रिलेशन इन्वेस्टमेंट से है। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट में ट्रांसफ़र किया है तो IFR को हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। असेट्स में डेटर भी हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और डेटर के ऊपर जो प्रोविज़न है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बाई प्रोविज़न ऑन डेटर ये भी ट्रांसफ़र हो गया। ये तो पहला काम बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो पहला काम हमें ट्रांसफ़र करने का करना होता है। असेट्स डेबिट में ट्रांसफ़र हो गई, आउटसाइड लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। अब इनका डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल का मतलब है असेट को बेचा जाएगा और जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। तो जब हम असेट्स को बेचेंगे तो असेट्स को बेचने के दो ही तरीके बताए थे मैंने, या तो असेट को हम नगद बेचेंगे या असेट को कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेगा। तो असेट को पार्टनर ले लेगा। ऐसे लायबिलिटी पे करने के भी दो तरीके हैं, या तो लायबिलिटी कैश में पे की जाएगी या लायबिलिटी को कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेगा। तो जब असेट की बात आएगी तो उसकी एंट्री बाई में आएगी। अगर कोई नगद बेच रहे हैं तो बाई में, अगर असेट को कोई पार्टनर ले रहा है तो बाई में। ऐसे ही जब हम लायबिलिटीज़ को पे करेंगे तो अगर लायबिलिटीज़ को कैश में पे कर रहे हैं तो डेबिट में, लायबिलिटीज़ को कोई पार्टनर अपने ऊपर ले रहा है तो भी डेबिट के अंदर। अब दो ही तरीके हैं। अब तरीका आपको कैसे करना है, अगर मान लो असेट को नगद बेचा गया तब आप लिखोगे बाई कैश। क्वेश्चन में देखोगे कौन कौन सी असेट को नगद बेचा गया। जैसे मशीन को बेचा गया तो आप यहाँ लिखोगे मशीन, अमाउंट बताया जाएगा कितने का बेचा। बिल्डिंग को नगद बेच दिया तो आप लिखोगे बिल्डिंग, अमाउंट एडजस्टमेंट से लेनी है, इससे कनेक्टिविटी नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना अमाउंट एडजस्टमेंट के अंदर कहा जाएगा वो लेना है। मान लो गुडविल को भी हमने नगद बेच दिया
ठीक, तो ये 3 असेट हमने नगद बेची, तो बाई कैश हमने अमाउंट लिखे और तीनों का टोटल यहाँ लिख दिया। तो ये दिखा रहा है कि भाई जो असेट नगद बिकी है वो टोटल इतने की बिकी है। अब मान लो इसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर को पार्टनर ए ने ले लिया, तब एंट्री पार्टनर के नाम से आएगी। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट, आप चाहो ब्रैकेट में फर्नीचर लिख सकते हो, अमाउंट में चला गया। ठीक, तो मशीन हो गई बेटा, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, इन्वेस्टमेंट रह गया, डेटर रह गया। मान लो डेटर को पार्टनर बी ने ले लिया, तो बी के नाम से एंट्री आ जाएगी बाई बीस कैपिटल अकाउंट, या लिख दो क्या लिया उसने, डेटर ले लिया। एक इन्वेस्टमेंट रह गया बेटा, और इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा गया, तो इसकी एंट्री फिर यहाँ नहीं आएगी। तो असेट्स की वही एंट्री यहाँ आएंगी जिसके एडजस्टमेंट में जिसके बारे में कहा गया। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, उसकी एंट्री नहीं आएगी। अब आती है बेटा लायबिलिटीज़ की बात। तो एडजस्टमेंट के अंदर हम देखेंगे कि लायबिलिटीज़ को, किस लायबिलिटी को कैश पे किया गया है और किस लायबिलिटी को पार्टनर ने अपने ऊपर लिया है। अब क्रेडिटर को मान लो हमने कैश पे किया है, तो पहले टू कैश लिखेंगे और जो भी लायबिलिटीज़ नगद पे हो रही हैं उसकी अमाउंट लिखेंगे, और अगर अमाउंट नहीं दी तो सेम वैल्यू आ जाएगी। बिल्स पे बिल को भी हमने कैश पेमेंट कर दिया, बैंक लोन का भी हमने कैश पेमेंट कर दिया। ठीक, तो ये हमने कैश पेमेंट कर दिए। आउटस्टैंडिंग का हमने कैश पेमेंट कर दिया। टोटल अंदर लिख दिया। अब इसके बाद ओवरड्राफ्ट बचा। ओवरड्राफ्ट को पार्टनर सी ने अपने ऊपर ले लिया, जो ओवरड्राफ्ट को पार्टनर सी ने अपने ऊपर ले लिया, तो उसकी एंट्री पार्टनर के नाम से आएगी। तो उसकी एंट्री आएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसकी एंट्री किसके नाम से आएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगी। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। तो एक बात हमें ज़रूर चेक करना है, क्या आउटसाइड लायबिलिटी सभी पे हुई या नहीं, चेक करना है। तो क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ओवरड्राफ्ट को सी ने ले लिया। अब एक बचा रिलेटिव लोन। अब क्वेश्चन के अंदर इस रिलेटिव लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो बेटा अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी रह जाती है तब उसका भी पेमेंट आपको करना ही करना, कैश पेमेंट। तो पार्टनर रिलेटिव को फिर आपको कैश पेमेंट करना। तो एक एंट्री डाल दो, अगर आपने यहाँ स्पेस नहीं छोड़ा है तो टू कैश रिलेटिव लोन के नाम से। इसके बाद क्लोज कर दो। तो जब आप क्लोज करोगे तो क्लोज करने के बाद टोटलिंग करोगे, तो टोटलिंग करने पे या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा तो डेबिट में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट, और पार्टनर्स के बीच में आप उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लॉस निकलेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय लॉस, और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट।